Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस अदालत ने मुअत्तल कर दी है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के सदर करंटली मिस्टर आसिफ अली जरदारी ज़ियारत पर हैं। इसके अलावा PTI के 9 मई केसेस के हवाले से तफसीली फ़ैसला 82 सफ़ात पर मुश्तमिल आ गया है और एशिया कप की टीम जो फाते टीम है उनसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मिस्टर आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। और नासरीन ASP मिस शहर बानो के हवाले से जानेंगे कि किसी पॉडकास्ट में उन्हें कोई कॉल आती है, किसी ट्रेजिडी के हवाले से डिस्कशन होती है, किसी मर्डर की, वो वाक़या क्या है वो भी जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका था उसको सस्पेंड क्यों किया गया है अदालत की जानिब से? अच्छा जी, उसमें ये बड़ा एक थोड़ा-सा अजीब और तकलीफ़देह मामला है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कब्ज़ा माफ़िया का सामना था और है। और इससे ये है कि एक तासुर ये था इस पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से कि लोगों को बर वक्त जो है एक इंसाफ की फराहमी का सिलसिला शुरू हुआ था। और ये यकीनन। कोई हवा में नहीं था, ये ज़ाहिर है कि ईवान से इसकी मंजूरी ली गई, काबीना ने मंजूरी दी होगी। उसके बाद कमेटी के पास एक केस जाता है, उसकी वो वेरिफिकेशन करते हैं और वो यानी कि विद इन 90 डेज़ जो है वो उनकी कोशिश होती है। और आपस की मैं बात बताऊं कि बुशरा खान, आप किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात कर लें, जी। इवन आप किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की बात कर लें, आप नैब के केसेस को ले लें जहाँ 90 डेज़ का एक दौर में रिमांड हुआ करता था, 3 माह राइट। का। मैं उस वक्त के DG नैब से मिला, मुझे उन्होंने कहा कि फलां केस के बारे में बात हुई है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आज के प्राइम मिनिस्टर भी जेल में थे और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। राइट। और इस तरह की सूरत हाल में और फिर एक मीडिया ऑनर को पकड़ लिया इन्होंने। तो मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा ये 90 डेज़ वाला जो 90 दिन वाला मामला है, उन्हें क्या है हल्फन 3 केसेस की बात की। उन्होंने कहा पहले 2 दिन में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी। पहले 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट थी, जी। मगर मामला था ख्वार करने का। तो वो 3 माह तक तो पहले वो रिमांड भुगतना पड़ता था। अच्छा, यहाँ सूरत हाल ये है कि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं और ये जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं और ये जो CM ने जो टीमें बनाई हैं, ये बड़े प्रोफेशनल लोगों पर मुश्तमिल है। इसी तरह से जैसे हम CCD की बात करते हैं, तो फिर ये पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस को देख के तो इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के इस फैसले को देख के मुझे लग रहा है कि किसी वक़्त जो है वो CCD के हवाले से भी कोई फैसला ना आ जाए। ओह! कि आपको लग रहा है रिवोट हो जाएंगे फैसले? सीसी जो है CCD को कार्रवाइयों से रोक दिया जाए जी कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, वो ना करें तो फिर आप करें। पंजाब हुकूमत इस प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस से पीछे हट जाए, इसकी मुअत्तली जो है उसे कबूल कर ले, तो फिर आप कर लें। उसी टाइमिंग के अंदर कोई मैकेनिज्म बन जाए ना कि उसी टाइमिंग में, उसी मुकर्ररा वक्त में जो ख्वाहिश की है चीफ एग्जीक्यूटिव ने सूबे की कि इतने कम पीरियड में जो है एक प्रॉपर्टी का फैसला हो जाना चाहिए, जब दोनों तरफ के दस्तावेजात जो है उनकी छानबीन हो गई, जब एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल गया कि ये शख्स जो है ये सारी जिंदगी ओवरसीज में बेचारा मजदूरी करता रहा, यहाँ पे उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, जब वो 5 साल 10 साल बाद वापस आता है तो यहाँ पे जो है ना उसके मुलाजम ही कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसके मुजारे ही कब्जा करके बैठे हुए हैं, कब्जा माफिया कब्जा करके, अंडरवर्ल्ड कब्जा करके बैठी हुई है। तो उससे जब वागुजार करवानी है सोसाइटी तो वो एक इन्वेस्टिगेट करके करवानी है ना। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो तो CM पंजाब का एक स्टेटमेंट आ चुका है, जब तक हमने ये शो स्टार्ट करना था, इस ऑर्डिनेंस की मुअत्तली के हवाले से जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, जी, जी, काबिल प्लीज़। एहतराम अदालत ने
जो है वो मुअत्तल किया इस ऑर्डिनेंस को। उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, बड़े सवालात हो रहे हैं इस वक्त मुल्क भर में। बिल्कुल। सोशल मीडिया भरा हुआ है, सैटेलाइट मीडिया थोड़ा बहुत चलो को पैमरा के डर से शायद को बात उस तरह नहीं कर रहा होगा। और ये जो 7 से 12 बजे वाले झूठ के चैंपियन है, ये जो करंट शो करंट अफेयर शोज़ वाले, अब पता नहीं वो कितनी बात इस पे करते हैं नहीं करते हैं। अलबत्ता ये एक इशू बन गया है बहुत बड़ा, और इस पे ये जो डेडलॉक है ये कब तक बरकरार रहता है। ज़ाहिर है कि एक अब मामला अदालत में चला गया दोबारा से, अदालत की कोर्ट में गेंद है। अब जाके जो है वो हुकूमत को वहाँ पे अदालत को कन्विंस करना है, जो एक आइडियल तरीक़ाकार है। राइट। बनता तो ये है सर ताकि हाँ जी। आइन की पासदारी, कानून की अमलदारी और अदालत की सुपरमेसी, और उसके बाद किसी भी हुकूमत का जो आइनी हक है वो मलहूज रहना चाहिए। सबसे बढ़ के इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। अच्छा, अब ये है कि इस फैसले पे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया फिलहाल। और अब इस मुअत्तली में क्या वो जो 5,000 के करीब अज़मा बुखारी बताती हैं पंजाब असम्बली में जाके कि उन्होंने केसेस निपटाए हैं, 5,000 के करीब एप्लीकेशन निपटाई हैं, यानी कि हकदारों को कब्जे दिलवा दिए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तो मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, उस 5,000 में अब मोअज़्ज़ज़ अदालत को कितने लगता है जो उन्होंने कोई गलत फैसले कर दिए? उनको ठीक। चेक किया जा सकता है, ठीक है। अब ये बड़ा एक जिसको कहते हैं ना पेचीदा सा मामला है, और बड़ी बारीक सी लाइन है कि ऑर्डिनेंस बनाने का मकसद, मतलब क्या था, उसको मुअत्तल करने का मकसद क्या है। ये बड़ी एक बारीक लाइन है, और मेरा ख्याल है उस लाइन से आप थोड़ा सा उधर ही रहे तो आपके लिए बेहतर है, मैं थोड़ा सा इधर ही रहूं तो हम दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन सीएम पंजाब क्या कहते हैं, जी प्लीज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मनकूला के कानून मुजरिया 2025 की मुअत्तली पर बयान है जी सीएम साहिबा का। सीएम कहती हैं बरसों और नस्लों चलने वाले जमीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। बड़ी अच्छी बात है। हमने बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। उसके बाद मुंतखब सूबाई असम्बली ने यह कानून बनाया ताकि अवाम ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से निजात पा सके। इस कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। शहादत पर मबनी कानून तैयार किया गया। आज का अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्मा असूलों के मुताबिक नहीं है। यह सीएम पंजाब कह रही। वो कहती हैं इस कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा, अवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे। ये सीएम साहिबा बहुत बड़ा एक जिसको कहते दावा कर रही हैं, और ये उनका ख्याल है। वो कहती है कि कब्जा माफिया की पुश्त पनाही समझेंगे इस मुअत्तली को। वो कहती हैं ये कानून मजलूम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसमें इंतज़ामी और कानूनी तमाम पहलुओं को जामे अंदाज में शामिल किया गया। जमीनों के मुकदमात में दहाइयों स्टे ऑर्डर चलते हैं। ये कानून मरियम नवाज के फायदे के लिए था, ना इसकी मुअत्तली से हमारी जात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्जा और लैंड माफिया के सताए अवाम का जरूर बड़ा नुकसान हुआ है। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे इसे रोका नहीं जा सकता। यकीनन इस कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज शरीफ की जात को नहीं, बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा, जिनकी दाद रसी हो रही थी। इंसाफ मिलने से गरीब और मजलूम की बंध जाने वाली आस टूट जाएगी। मरियम नवाज शरीफ, ये जो है इस वक्त हुकूमती हलकों में बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक बेचैनी है, और उनका ये ख्याल है कि अगर मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो है वो बर वक्त ज़मीनें वागुज़ार करवा रही होती, उनके फ़ैसलों से लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल रहा होता, और एक कमज़ोर जो है वो लैंड माफिया
कि उस एक जिसको कहते हैं भंवर में ना ना था। फंसा रहता हाँ जी। साला साल, तो हमें शायद इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिस इज रिक्वायर्ड। मगर यस। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 1 2 3 4 5 6 100 हज़ार नहीं, हज़ारों मुकदमात बिल्कुल दर हकीकत ऐसे हैं जिनकी तरफ सीएम पंजाब जो है वो इशारा कर रहे हैं। दर हकीकत इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं राइट। हम वसूख से ये बात मैं कर रहा हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट। बहुत से हमने केसेस हैं फील्ड ऐसे। रिपोर्टिंग की है, हमने कोर्ट्स में जाके देखा है, हमारे कोर्ट्स रिपोर्टर हैं जी। बड़े मंजे हुए पाकिस्तान के, जो डेली बेसिस पे अदालतों की कार्रवाई को कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ज़रा उनको आप बिठा के ज़रा उनके इंटरव्यू करें, वो आपको बताएंगे कि सूरत हाल है क्या। एक अदालत, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। और उन माफियाज के पास, उन कब्जा माफियाज के पास तो लूटमार का इतना पैसा है कि वो तो वकला की फीसें और जो है ना वो अदालतों को फेस करना उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। उनके लिए तो एक हॉबी है, ये मामूल है उनके लिए। उनके लिए इशू है एक उस आम आदमी के लिए जिसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से जाहिर वो सी बात है। प्रॉपर्टी ली है, बनाई, खरीदी है। ली हाँ है, जी। खरीदी है, और उसने जो है ना वो अपने बच्चों का पेट काट के जो है ना वो ली है। मगर अचानक उसे पता चलता है कि काबिज जो है ना वहाँ पे तो कोई और काबिज हो गया, और वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। अच्छा, इसी तरह के बहुत से सवालात भी आए हम तक। वो भी अगर उसमें अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं कुछ आपसे शेयर कर देता हूँ, जी अगर आप मुझे प्लीज। इजाज़त दें। वैसे तो सर आप प्लीज बड़ी बताइए। स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में इस तरह की महाजराई होनी नहीं चाहिए। इसको बड़ा अच्छा हो अगर एमिकेबली इसको एक दूसरे को कन्विंस करके हासिल कर लिया जाए। एक छोटी सी बात एक चल रही थी, मेरी नज़र से गुजरी कि पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कई घर, ज़मीनें और जायदादें कब्जा माफिया से छुड़ाकर असल मालकान के सुपुर्द की गई। वही क्लेम आ गया हाँ हुकूमती। जी। पंजाब हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के तहत ये इकदाम इसलिए उठाए क्योंकि अदालतें बर वक्त फैसले करने के बजाय ताखीर से काम लेती थी। ये भी हुकूमती मौका है। राइट। और उनका मौकिफ है। और जो खासतौर पर अज़म बुखारी की पंजाब असम्बली की स्पीच है, अगर वो आपने सुनी है तो। लेकिन गंदा है पर धंधा है की रवायत पर चलते हुए कब्जा माफिया की मौत को देखकर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने एतराज़ उठाकर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रुकवा दिया। इस तरह की बात भी हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि तलख़ हकीकत है कि ये मुल्क की तबाही की असल जो ज़िम्मेदारी है वो इस तरह के डिसीजंस भी हैं, ये भी कहा जा रहा है। और उसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए गए कानून से और इंसाफ के अदारों से। कहा जाता है जी कि क्या कभी किसी ने कोई ऐसा इकदाम भी उठाया कि फैसले बिला ताख़ीर की बजाय जल्द अज जल्द हो जाए? क्या अदालतों में नस्लों से चलने वाले मुकदमों की भरमार नहीं है? ये क्वेश्चंस हैं। पॉइंट। ठीक है जी। क्या अदालतें गरीब साइलिन को आसान और सस्ता इंसाफ मुहैया करती हैं? क्या अदालतें गरीबों का हक जो है छीनकर कब्जा माफियों को स्टे ऑर्डर दिलवाने और वाले महंगी फीसों वाले वकला को कभी कानून की कटहरे में लाती हैं? ठीक है जी। और क्या इस ऑर्डिनेंस से आम आवाम को फायदा हो रहा था या कब्जा माफिया, बदमाशों, वकला और रिश्वतखोरों को का बाजार गर्म करने वाले जो हैं? अच्छा, इस तरह के अब सवालात जो हैं वो भी हुकूमती हलकों से और इसके इसके साथ साथ मेरा ख्याल है मुतासरीन से भी उठाए जा रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि क्या ये पीछे इस ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत पंजाब ने जितने लोगों की ज़मीनें वागुजार करवाई, उनकी प्रॉपर्टियां वागुजार करवाई, उनके हवाले की हैं, क्या वो डिसीजंस जो हैं वो स्टैंड करते रहेंगे? बकौल हुकूमत और उनकी नज़र में उन्होंने वो वागुजार ज़मीनें हकदारों के हवाले कर दी, क्या वो हकदार ही ठहरे रहेंगे या दोबारा से उसी पॉइंट पे उनका स्टेटस जो है वो चला जाएगा कि दोबारा से वो काबजीन जो हैं वो वहाँ पे कब्जा कर बिल्कुल। लेंगे गन फैसले पॉइंट जो पे? है वो
और फैसले रिवर्स हो रिवर्ड हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ जी, ये एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन और मार्क है। गंभीर हाँ जी, मामला है। अब डिपेंड करता है कि हुकूमत जो है और प्रोसिक्यूशन जो है वो किस तरह जाके मौजूद अदालत को कन्विंस करते हैं और वहाँ पे एक शाहिद जो है किस तरह के पेश किए जाते हैं। ये अभी मामला कबल वक्त है, लेकिन अभी इस फैसले के बाद की जो सूरत हाल थी उस पे हमने बड़ी मोहतात और थोड़ी सादा जो है ना डिस्कशन गुफ्तगू जो है वो डिस्कशन हमने की है। शेयर की है जी। नाजरीन के साथ भी। नाजरीन भी ज़ाहिर है हमें सुन रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है और मज़ीद क्या फ़ैसले जो है वो तय पाते हैं। सर, पीआईए की बात करना चाहूँगी। पीआईए जो है वो आखिरकार नीलाम हो गई है और उसको कंसोर्शियम ग्रुप मिस्टर आरिफ हबीब ने खरीद लिया है। कितने में खरीदा गया है और इस ग्रुप में क्या कोई एक आ जाते हैं, हम कह सकते हैं ऑनर, या कोई मिलकर कोई ग्रुपिंग है इसमें? सबसे पहले तो जो है वो आरफ हबीब एंड कंसोर्शियम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जी, कि वो अ, जो है 2025 के ख़त्म होने से चंद दिन पहले वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मालिक बन गए। इंडीड, और ज़ाहिर है कि पीआईए जो है वो एक फेस है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। और जब से हमने होश संभाला और हम देखते आए कि पीआईए पाकिस्तान पीआईए, इंटरनेशनल एयरलाइन। राइट, और अब जो है बड़ी देर से इसकी निजकारी की बात की जा रही थी। मैं मिस कर रहा था वज़ीर निजकारी अलीम ख़ान को। असल में तो मिनिस्ट्री उनके पास थी। तो आई डोंट नो कि कब किस स्टेज पे उन्होंने इस मिनिस्ट्री को छोड़ दिया या उनसे ले ली गई। तो मवासलात के मिनिस्टर तो हैं बददस्तूर, लेकिन ऐसे लग रहा था, कुछ साफ़ी दोस्तों के भी फ़ोन आए कि ये जो तकरीब हो रही थी तो उसमें मिनिस्टर साहब नहीं थे। लेकिन वहाँ पे जो है बड़ा बराह रास्त जो है ना बिडिंग हुई और बराह रास्त इसकी तमाम तर कार्रवाई पूरे मुल्क के मीडिया पे और सरकारी टीवी पे करने का मकसद था कि इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और इसमें किसी तरह की इबाहम या कोई शक-व-शुबात अबहम, ना कोई हो। शक-व-शुबात ना हो। तो अब ये है कि फाइनली आरएफ हबीब एंड कंसोर्शियम जो है और इसमें मेरी जो इतला है 6 से ज़्यादा 7, 8, 9 तक भी हो सकते हैं जो पार्टनर्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इसमें। और बड़ा कांटे का मुकाबला था जनाब लकी कंसोर्शियम में, लकी सीमेंट और राइट, आरफ हबीब कंसोर्शियम में। और बाज़ का तो ये शुरू होती है सबसे पहले जो है एयर ब्लू, वो तो बिल्कुल ही एक 26 अरब 50 करोड़ की उन्होंने बोली लगाई, जिसके बाद सीधा ही लकी कंसोर्शियम जो है वो गया 101 अरब 50 करोड़ पे। नाइस, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी। उस वक्त आरफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब की बोली लगा दी। अब दरमियान में आधे आधे घंटे का वक्फा, बार बार पानी पीना, चाय, यस, जनाब मशवरा, मुशावरत और यस, फ़ोन पे भी जो है ना वो चूँकि पूरी कौम जो है इसको बराह रास्त देख रही थी और इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, चीज़ें आ रही थी, लेकिन ग़ालिबन आरिफ हबीब साहब बैठे थे बड़े जो है वो मुतमईन, मुतमईन, और लग रहा था कि एंड पे आखिरी शॉट यही वही ले खेलेंगे। तो जाएँगे, हाँ अब जी। फिर एक मर्तबा उन्होंने 121 अरब से 125 पे जंप किया लकी कंसोर्शियम ने। फाइनली ये हुआ कि फिर एक-एक अरब बढ़ाते रहे दोनों बिडर्स और फाइनली जो है वो 134 अरब में पीआईए आरफ हबीब कंसोर्शियम को प्यारी हो गई। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है जी। अब अगली जो बात ये है कि यहाँ जो साला साल से जो पीआईए के मुलाजमीन हैं, वहाँ पे जो यूनियंस हैं, वहाँ पे जो एयर होस्टेस हैं, मुख्तलिफ जो शोबे हैं पीआईए के, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, उसमें रेगुलर भी हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं, उसमें डेली वेजर्स भी हैं। अब उनका मुस्तकबिल क्या? अब पहली जो बात की है, जो पहला स्टेटमेंट आया उन लोगों के लिए, पीआईए के पुराने मुलाजमीन के लिए, वो आरिफ हबीब जो हैं, उन्होंने पहली बात उनके लिए की। उन्होंने कहा कि हम पीआईए के तमाम जो मौजूदा मुलाजमीन हैं, उनको एतमाद देंगे। यानी कि उनकी बात से मैंने जो नतीजा अख़ज़ किया कि शायद वो लंबी चौड़ी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। फ़िल्टर नहीं करेंगे उन्हें। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, और हायरिंग तो हो सकती है, फायरिंग वाला
उनका मुझे अभी नहीं लग रहा मूड, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने अगली बात ये की कि पीआईए के तजुर्बाकार जो मुलाजमीन हैं उनकी महारत से फ़ायदा उठाया जाएगा। ज़ाहिर है उनसे ट्रेनिंग भी दी ठीक है जी। जाएगी। अब 134 अरब की जो प्रोडक्ट बिकी है वो आरिफ हबीब साहब से हमें पता चला है कि उसके हालात क्या हैं। उन्होंने ये बताया है कि पीआईए के पास इस वक्त टोटल जो है वो 18 प्लेन्स हैं, 18 जहाज़ हैं, सिर्फ 18। जिसमें 14 ऑपरेशनल है, 4 ग्राउंड है। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि पहले फ़ेज़ में हम उसकी जो है तादाद बढ़ाएँगे जहाज़ों की, और ये तादाद कितनी होने जा रही है? कितनी बताइए? 14 ऑपरेशनल जहाज़ों से ये तादाद होने जा रही है 38, 3 गुना ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा। ठीक है जी। और ज़ाहिर है कि 38 जब जहाज़ आएँगे तो रूट्स भी बढ़ेंगे, और दुनिया भर में एक मरतबा फिर पीआईए हो जाएगी, और चलो उसके अच्छी बात है। साथ-साथ ज़ाहिर है कि उसको जदीद तकाज़ों से जो हम आहंग करना है, जदीद तकाज़ों से 2025 और 26 के मुताबिक, और दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं उनके स्टैंडर्ड को जो मीट करना है, तो वो एक खुशाइंद है। अलबत्ता ये है कि पीआईए जो है अब सरकार की नहीं रही, प्राइवेट हो गई है। अब प्राइवेट हो गई है। तो बेस्ट विशेज़ हैं पीआईए के लिए। मगर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात वही थी कि जहाँ अब ये जहाज़ बढ़ेंगे, वहाँ ज़ाहिर है कि नई हायरिंग भी होगी, लोगों को मुल्क भर से रोज़गार के मौके मौके भी मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, जी। और उसके साथ-साथ उन्होंने जो इशारा किया है कि जो साबिक मौजूदा मुलाज़मीन हैं, उनको किसी तरह की जो है ना वो फ़िक्र लाहक नहीं होनी चाहिए। इनसिक्योरिटी। वो उनको अभी फ़िलहाल जो है ताहाल किसी तरह की स्क्रूटनी, और उनको जो है ना वो नहीं करना चाह रहे। अलबत्ता बड़ा इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। मेरा ख़्याल है कि बड़े देर के बाद मीडिया पर बराह रास्त जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी देखने को मिली। राइट। अब आगे देखिए कि ये निजकारी का सिलसिला पीआईए से आगे कहाँ बढ़ता है, और कैसा होगा? और उसमें जो है वो रेलवेज़ हैं, और मुख्तलिफ़ जो सरकारी महकमे हैं, जी बिल्कुल। महकमे हैं, उधर ये सूरत हाल कब और कैसे बढ़ती है, एक। दूसरी बात ये है कि इन सरकारी असासों की फ़रोख्त से हमारी जो इकॉनमी है, उसमें कब तक बेहतरी आती है, किस हद तक बेहतरी आती है? क्या इस निजकारी का फ़ायदा जो है एक आम, इसके समरात जो हैं वो एक आम पाकिस्तानी तक पहुँचेंगे? कितनी देर में पहुँचेंगे? किस हद तक पहुँचेंगे? ये तमाम सवाल जो हैं, इनका जवाब तो वक़्त देगा। अलबत्ता ये है कि फ़ाइनली जो हम बड़े अरसे से सुन रहे थे कि ये एक बड़ा कठिन मरहला है और पता नहीं क्या हो जाएगा और बड़ा मुश्किल मरहला है, हो नहीं पाएगा, इसमें जो है ना ईमानदारी से नहीं हो पाएगा, मैच फ़िक्स हो जाता है, फ़लाँ हो जाता है, तो वो तमाम तर अफ़वाहें, खदशात, तमाम तर तज्ज़िये वो दम तोड़ गए हैं, बिल्कुल। और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को किया है, और जिस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, और ना ही शायद कोई गुंजाइश बची इस पर किसी तरह का कोई एतराज़ उठाने की। आरिफ हबीब एंड कंसोर्शियम ने पीआईए जीत ली। चलें, ज़बरदस्त। कांग्रेचुलेशंस टू देम वंस अगेन। और देखते उम्मीद है कि पीआईए जो है उसका स्ट्रक्चर, लेआउट, स्ट्रेटजीज़ कुछ बेहतर हो और पाकिस्तान की तरक्की में मददगार साबित हो। सर, वफाकी काबीना का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। उसकी अपडेट्स दीजिए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़ाहिर है कि आजकल पाकिस्तान में है, और मीटिंग्स कर रहे हैं धड़ाधड़। इजलास जो है उनकी ज़ेर सदारत हुआ, और इसमें मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सियासी आमांगी के लिए तमाम सियासी जमातों से पूरा मन डायलॉग के असूली मौक़िफ़ पर कायम है, ये वज़ीर आज़म ने कहा। ठीक। मुज़ाकरात के लिए वो राज़ी हो गए। राज़ी हो गए हाँ जी। फाइनली। वो चाहे पीटीआई हो, चाहे कोई भी यानी ये मुज़ाकरात कर एक रहा है। इशारा उन्हीं की तरफ है। हाँ जी, उन्हीं इजलास में उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जी मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले पीटीआई के मेंबर्स का कि जो खत है। हाँ, वो आ जाए पीटीआई नाइस। और मुज़ाकरात कर लें। अब आप उनको बता दें, जब आप शो ख़त्म करती हैं, फ़ोन करें उनको। उन्हें कहें कि वो अड़ियाला पैगाम दे दें कि प्राइम मिनिस्टर तो राज़ी हो गए चलिए ठीक है, मैं उसके बता लिए। देती हूँ। तो सर आपको क्या लगता है? ये नून लीग के हलकों से ये कुछ दिन से आवाज़ आ रही है
अभी जो है ना ख्वाजा साद रफ़ी के वालिद हैं, बहुत बड़े जो है वो शख्सियत हुई हैं, ख्वाजा रफ़ीक शहीद। तो उनकी जो बरसी होती है ना, उसमें जो है सालाना एक जो तकरीर होती है ख्वाजा साद रफ़ी की अपनी भी, और उस फ़ोरम पे बाकी भी जो लोग बात करते हैं वो थोड़ा खुल खुला के क्रीज से निकल के चौके छक्के मारते हैं। तो उसमें बाकी तो चले बातें जो हुई सो हुई, और जो इस्टेब्लिशमेंट के रोल को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ख़ास तौर पे इस बरसी में। तो वो जो है उसमें ख्वाजा साद रफ़ी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी इशारा दिया इस तरफ, मुज़ाकरात की तरफ, और उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ का दुःख भी बताया जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ। तो उनका दिल बड़ा ज़ख्मी है और उनके साथ वो बड़ा जो है ना, और फिर मैं कभी-कभी आपसे ये भी कहता हूँ कि मुझे तो कभी-कभी इमरान खान और नवाज़ शरीफ का दुःख एक लगता है, ये आप बहुत दफ़ा कह उनका चुके हैं। गम। तो ये गुफ्तगू ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की कि जी, उनका दिल बहुत ज़ख्मी है, और वही मुल्क के इस वक़्त बड़ी शख्सियत भी हैं, और उन्हें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि कोई चेंज आ सकता और है। उन्हें टेबल टॉक की तरफ आना चाहिए, और वही कर सकते हैं। ये असल में ख्वाजा साहब के बात करने का मकसद ये है। ख्वाजा साहब भी ज़ाहिर बात है बड़े जहाँ दीदा पॉलिटिशियन है, और उन्हें भी बड़े गिले-शिकवे हैं। ख़ैर वो अपनी ज़ात की तो बात नहीं करते, वो तो हमें पता है। तो लेकिन उन्होंने अपने कायद की, हरदिल अज़ीज़ कायद की हवाले से, और उनके कुछ फीलिंग्स और जज़्बात जो है ना, उनके मुँह से निकल गए, उन्होंने शेयर सर, किए। अगर टेबल टॉक हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है नियर फ्यूचर? और क्या चेंजेज़ आ सकती हैं? कोई नहीं, देखिए उसमें कोई एक मुल्क जो है, उसमें एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल अक्सर पैदा होती है, वो नहीं होगी। एक जो है ना, वो आगे बढ़ने के लिए ये किया जाएगा ना, ये किसी को खुश करने के लिए, किसी को नाराज़ करने के लिए तो नहीं किया जाएगा। एक स्टेबिलिटी की तरफ, मुल्क को एक कदम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करने के लिए ही ये मुज़ाकरात होंगे। स्मूथ ये ना हार्मनी, किसी के डर से मुज़ाकरात होंगे, ना किसी को डराने के लिए होंगे। ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? तो असल में तो पॉलिटिकल जमातों को अगर अब भी ये समझ आ जाता है, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए, हुँ। तो अगर वो होश के नाखून लेने वाली जो मिसाल है, तो अगर वो लेना चाह रहे हैं, तो हम एप्रिशिएट करते हैं इस सूरत हाल को। अच्छा जी, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, हम वापस आते हैं। जी, पीएम साहब जी। पे बात कर रहा था, पता नहीं कहाँ ले जाती बात। जी। पीएम साहब फरमाते हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि मैं सियासी जमातों से पुरअमन डायलॉग के अपने असूली मौके पर आज भी कायम। और दसो की चाहते तुसी। ठीक। ज़ाती तौर पर तमाम सियासी जमातों को मुतअद्दिद बार डायलॉग की पेशकश की जा चुकी है वज़ीर आज़म। हुँ। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को ख़राब करने की किसी मज़मूम कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, वो जो मैंने बात आपसे की है, ज़ाहिर-सी बात है। कि ये जो है ना डायलॉग की ख़्वाहिश और मुज़ाकरात की ख़्वाहिश और मुल्क को आगे बढ़ाने की ख़्वाहिश का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को ख़राब होने देंगे। उस पे कोई समझौता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जी, पीआईए की शफ़ाफ़, मुस्तनद और काबिल एतबार निजकारी के अमल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ठीक है जी? और ये बिडिंग से कुछ देर पहले का इजलास था गालबन। उसके बाद उन्होंने कहा जी, पूरी कौम को अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म, उसके बाद इजलास जो है वो वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की व खुशहाली और सियासी हम-आहंगी के लिए तमाम सियासी जमातों से पुरअमन डायलॉग के अपने उसूली मौके पर कायम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम डिवीज़न की सिफ़ारिश पर उन्होंने पावर प्लांट लेवी एक्ट 2025 की तोसी, तीसरे फ़रीक की जानिब से जो है ना पावर प्लांट को गैस की फ़रोख्त पर मंजूरी, उसके बाद पब्लिक टेंडरिंग और प्रोक्योरमेंट के तमाम मराहल को जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए वफाकी काबीना ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके क़याम की मंजूरी दी है। अच्छा, उसके बाद जो है वफाकी काबीना ने नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद 2025 के बिल की तनसीख की मंजूरी दी है जी। उसके बाद वफाकी काबीना ने कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स बिल्स और दीगर कानून साजी के लिए मौसर अंदाज में मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। और वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर वीज़ा क्लियरेंस निज़ाम की मंजूरी दे दी है। इस निज़ाम का मकसद बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को
एक शफाफ और महफूज निज़ाम के तहत इनके वीज़े के हसूल को आसान बनाना। वफाकी काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 20 अक्टूबर 2025 और 21 नवंबर 2025 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक कर दी है। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 18 दिसंबर 2025 के इजलास में लिए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी है। तो लुबे लबाब जो है ना इस इजलास का वो ये रहा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो एक मुज़ाकरात वाली बात की जा रही है उसमें हकूमती रवैये में भी लचक दिखाई दे रही है, जबकि पीएम की गुफ्तगू जो है ना वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम तो हमा वक्त और हर वक्त डायलॉग के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पीटीआई ने पहले एक कदम उठाया है मुज़ाकरात के लिए तो उनको एक रिस्पांस भी मिला है पॉजिटिव। देखते हैं आगे मज़ीद पाकिस्तान की और सियासत की क्या सूरत हाल होगी। सर मिस्टर आसिफ अली जरदारी ज़ियारात पर हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त मुल्क और कौम की सलामती बका के लिए दुआएं भी कर रहे हैं जी। और नाइस। हमने पहले भी रिपोर्ट किया था उनका बगदाद का दौरा। अब जो है वो पहुँचे हैं जी नजफ़ और कूफ़ा और मकामात मुक़द्दसा पर उन्हें हाज़िरी दी है। और सदर ममलिकत ने नजफ़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी और फ़ातिहा ख़्वानी की है। और सदर ने मस्जिद कूफ़ा में नवाफ़िल अदा किए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब मकान की भी ज़ियारत की उन्होंने। और सदर मुमलिकत ने नजफ़ और कूफ़ा में उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की है। सदर मुल्क ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में नजफ़ के गवर्नर और दूसरे आला हुकाम भी मौजूद थे। और ये उनका जो चलिए तो दौरा बहुत है ज़ियारात का, ये गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी है। और इसमें जो है वो मेरा ख़्याल है इसी वीक उनकी वापसी वतन वापसी भी है। इसमें वो वहाँ पर मुंतज़मीन से भी मिल रहे हैं, मुबल्लिगीन से भी मिल रहे हैं। और बड़ा खुशाइंद है कि सदर साहब जो हैं इस वक्त बिल्कुल ज़ियारात पर हैं। और उनके वहाँ होने से ही मेरा ख़्याल है पीछे निजकारी भी बड़ी स्मूथली हो गई। और मामला जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप गौर कीजिए। और एक सूरत हाल जो है रफ्ता रफ्ता एक बेहतरी की तरफ जाती भी दिखाई दे। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं उनके पीछे मिस्टर आसिफ की दुआएं हैं। नहीं, ज़ाहिर है जैसे एक बच्चे के पीछे वो माँ की दुआ होती है। वो देखिए वो तो कोई भी पाकिस्तानी है जब वो मुल्क से बाहर जाता है या ज़ियारात पर जाए या किसी भी अपनी मुक़द्दस मकामात पर जाए या खाना काबा जाए या मस्जिद नबवी जाए और वहाँ जाके ज़ाहिर है कि अपने वतन के लिए तो हर कोई दुआ करता है। जाहिर बात है। जब अपनी ज़ात के लिए करता है तो अपने मुल्क के लिए करता है, अपने फॉर मुल्क पीपल के अराउंड। अवाम के लिए करता है। तो वो दुआएँ ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं उनकी कबूलियत भी होती है। बिल्कुल दुरुस्त, और ये बहुत ही एक मुबारक विजिट है। वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम। पीटीए के 9 मई केसेस जो हैं उनका तफसीली फ़ैसला आ चुका है, तकरीबन कोई 82 सफ़ात पर मुश्तमिल। बताइए। हाँ जी, ये जो है वो हमने इससे पहले रिपोर्ट तो किया था जी। फ़ैसला, मगर कुछ तफ़सील उसकी जो मज़ीद आई है, वैसे तो ये कोई 82 पेजेज़ पर मुश्तमिल है। 82। लेकिन उसका लुब लबाब जो है वो ये है जी कि इंसदाद दहशतगर्दी ख़ुसूसी अदालत 9 मई को जीओआर गेट पर हमले के मुकदमे का तफ़सीली जो फ़ैसला है वो जारी किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी ख़ुसूसी अदालत के जज मंज़र अली गुल ने 82 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है जी। इसमें अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 36 बरस कैद की सज़ा सुनाई। मजमूई तौर पर 36 बरस। जी। मुलजमान को एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 7 के तहत 10 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। फैसला एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 10 के तहत 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। फैसला पीपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 10 साल और सेक्शन 505 बी के तहत 5 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। फैसला उसके बाद
पीपीसी 153 के तहत 1 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट सेक्शन 72 के तहत प्रॉपर्टी भी ज़ब्त की जाती है। इन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज जब्त प्रॉपर्टीज़ भी भी हो रही ज़ब्त की हैं। जाती हैं। ठीक। शाह महमूद कुरैशी का केस दीगर 4 मुलज़मान के केस से मुख्तलिफ है। फैसला, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 8 टिकट फ्राहम किए हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ही बात है वाज़न्ट अवेलेबल कि ही हियर। वाज़ नॉट इन पाकिस्तान एट द ठीक, ठीक। मोमेंट। और उनके बेटे? और अच्छा, उनके हवाले से अभी डिटेल पढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी 8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। फैसला, शाह महमूद कुरैशी दीगर मुकदमात में भी बरी किया जा चुका है। फैसला, शाह महमूद कुरैशी ज़मान पार्क में होने वाली साजिशी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। असल में हम बार-बार इस मीटिंग की बात करते थे कि क्या इस मीटिंग में वो बैक मौजूद एंड में नहीं वो जो थे, बेंच था पूरा वो एक कहीं ज़ूम ग्रुप। मीटिंग में नहीं थे, राइट। फिज़िकली नहीं थे, तो क्या ज़ूम पर भी नहीं थे, जिसका बारहा जो है वो इज़हार उस वक़्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फ़याज़ुल हसन चौहान ने किया कि वो जो है ज़ूम पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई 9 मई के हवाले से, जो ज़मान पार्क से कंडक्ट की जाती थी। अच्छा, वो कहते हैं जी कि शाह महमूद कुरैशी ज़मान पार्क में होने वाली साजिशी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। फिर वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी की हद तक केस साबित करने में नाकाम रही। फैसला, शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी किया जाता है। फैसला, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज जमान, मियाँ महमूद एजाज चौधरी जमान पार्क में होने वाली मीटिंग में मौजूद थे। फिजिकली अदालत के दबाव में कोई शक नहीं है कि यास्मीन राशिद समेत 4 मुलजमान ने लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया। फैसला, इसमें कोई शक नहीं, चारों लीडर सीनियर होने की बुनियाद पर अपने चेयरमैन से राब्ते में थे। फैसला, चारों मुलजमान अपने लीडर की कॉल पर सब कुछ करने को तैयार थे। फैसला, इन दिनों ज़मान पार्क में हर रोज़ अगले कदम के लिए मीटिंग्स होती थी। फैसला, चारों मुलजमान मीटिंग्स में अदम मौजूदगी साबित नहीं कर सके। जैसे फैसला, कि मिस्टर मियां महमूद ने ये कर दिए जी, साबित। ये नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने किया है। ये यस, यस। 82 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला है, और उसमें कोई अबहम नहीं है मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि ये जो लोग हैं, एविडेंस के ये बेस पर हुआ है। एग्ज़ैक्टली मीटिंग्स में भी मौजूद थे बराह रास्त, और यहाँ तक शवाहिद पाए गए हैं कि ये इमरान खान की एक कॉल पर, एक हुक्म पर सब कुछ करने के लिए तैयार थे, जो उन्होंने किया। जलाओ-घराओ और जो है ना वो हमले, और अच्छा, ये चूँकि सीनियर लीडरशिप थी, इनके आगे जो है इन्होंने कितने मॉब और जत्थे जो हैं वो अलाइन किए, और उनको जो है ना वो किस तरीके से इन्होंने मिसगाइड किया और कहाँ-कहाँ पहुँचाया, कहाँ-कहाँ जाने का कहा। ये तमाम तर शवाहिद जो हैं, जिसमें डिजिटल शवाहिद जिस हद तक कोर्ट्स उन्हें मानती है, और उसके अलावा जो है वो ऐनी शाहिदीन जो हैं, उनके बयानात कलमबंद हुए। बहुत सारी शहादतों के बाद जो है अब ये फ़ैसला सुनाया गया है, और इनमें से कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा मजमूई तौर पर जो है ना सज़ाएँ अब तक सुनाई जा चुकी हैं। ठीक हो गया। लेट्स सी सर कि मज़ीद क्या फ़ैसले आते हैं। अभी तो मिस्टर इमरान खान और उनकी मिसेस का फ़ैसला आना बाकी है 9 मई केसेस के हवाले एग्ज़ैक्टली। से। लेट्स जस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट। एशिया कप की जो फ़ाती टीम है, उनकी मुलाकात मिस्टर आसिम मुनीर, फ़ील्ड मार्शल से हुई है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, असल में तो ये देखें, एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है उन अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए, जिस तरह राइट। उन्होंने देखिए जितनी उनको इज़्ज़त मिली जब उन्होंने भारत को शिकस्त दी, रवायती हरीफ को, और फिर इनामात की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, और प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की, और चेयरमैन पीसीबी वज़ीर दाखिला जो वो तो चले साथ ही, टीम के आए भी, पाकिस्तान भी पहुँचे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि जो है ना वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उनसे मुलाकात फील्ड करें। मार्शल ने हाँ उनको जी। मदऊ किया, और एक-एक प्लेयर से उन्होंने जो है वो हैंडशेक किया, और उन्हें मिले, और उन्हें हौसला अफ़ज़ाई की। एप्रिशिएट किया, और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया, और बहुत दाद दी, और ये बहुत बड़ा एक एज़ाज़ भी है उन प्लेयर्स के लिए कि इस एज में, इस उम्र में, अंडर 19 जो हमारे शाहीन हैं, बच्चे हैं, उन्हें उन्हें जो है ना वो फ़ील्ड मार्शल उनसे मुलाकात कर रहे हैं।
और उनकी सलाहियतों का और उनकी जीत का, उनकी फ़तह का वो एतराफ़ कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइंद होने के साथ-साथ उन बच्चों के काँधों पे एक ज़िम्मेदारी को मज़ीद बढ़ा देता है। उस ज़िम्मेदारी को कि जो है ना, जो तवक्कुआत हैं आपसे, आपने यहाँ रुकना नहीं है, आपने थमना नहीं है। आपने अभी बहुत ऊँची उड़ान जो है और बहुत ऊँची परवाज़ आपकी, वो रिक्वायर्ड है इस मुल्क की क्रिकेट को, इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। अब जो है टीम मेरे ख़्याल में जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन या कल मेरा ख़्याल है ज़िम्बाब्वे रवाना हो जाएगी और वहाँ कुछ मैचेज़ खेलेगी और उसके बाद जो है ग़ालिबन 3 जनवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ओह! तो अब फिर वर्ल्ड कप में ये टीम उतरेगी। तो एक जो धाक है नाइस। समीर मिन्हास की और अली रज़ा की और बाकी जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफ़ॉर्म किया, दुनिया की तमाम टीमों पे एक इनका खौफ तो तारी है कि ये आ रहे हैं। हुँ, तो अगर इसी पेस से, इसी टेम्पो से और इसी पैशन। एप्रिसिएशन से और इस यस। पैशन से कि जब उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बुला के शाबाशी दे रहे हैं, जब उनको जो है वो फ़ील्ड मार्शल उनसे मिल रहे हैं और वो फ़ील्ड मार्शल के जिनको मिलने की ख़्वाहिश जो है दुनिया करती है और डोनाल्ड ट्रम्प जिनके मदाह ग्रेट, हैं, फ़ैन हैं और ग्रेट। ग्रेट फ़ील्ड मार्शल वो कहते जी, हैं। जी। तो मेरे ख़्याल में ये उस मेडल से कम नहीं है, जो फ़ाइनल सेरेमनी में इन बच्चों के गले में पहनाया गया। ये बहुत बिल्कुल बड़ा दुरुस्त। एक एज़ाज़ है, बहुत बड़ा राइट, मेडल है और यकीनन। उसके साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि फ़ील्ड मार्शल की अच्छा प्राइम मिनिस्टर की मुझे समझ आती है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका क्रिकेट से बड़ा गहरा एक लगाव रहा है और ये क्रिकेट से लगाव ही था कि इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए अच्छा, इनके तो यानी चक्कर अब में। आप फिर से इमरान खान तक हाँ, पहुँच ही हाँ। गए नहीं, नहीं बातों-बातों देखिए में। एक एक ये तो आपको ये तो सुनना पड़ेगा। ये नवाज़ शरीफ का क्रिकेट से लगाव ही था और इमरान खान से बतौर क्रिकेटर इनकी मोहब्बत ही थी कि इनकी कि मोहब्बत होगी मिस्टर इमरान खान से। उस दौर में फिर इन्होंने प्रमोट किया, उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। ये पौधा वहीं से परवान चढ़ा और फिर हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी और उसको सपोर्ट किया और वहाँ से ये सिलसिला चलने लगा। तो नवाज़ शरीफ तो खुद क्रिकेट खेलते रहे। और जिमखाना में बड़े मैचेज़ और इकट्ठे उनके साथ भी खेलते रहे। हुँ। तो अलबत्ता ये एक अलहदा बात है कि बॉलिंग कराने वाला जो है ना उसको ये डर होता था कि अगर मैं गलती से आउट कर दिया तो कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ। तो ये थोड़ा-सा ध्यान अच्छा, रखा ये भी जाता कह था दिया अब आपने, और ठीक है। एम्पायर को भी सोच समझ के एम्पायर मेरा क्लीन बोल्ड ही देता होगा आउट, अच्छा, एलबीडब्ल्यू वाला अच्छा, तो ये चक्कर भी कोई हो नहीं गया, है, ठीक एलबीडब्ल्यू है, तो कोई चक्कर नहीं और ठीक है। एज जो है स्निक वो भी पी जाता होगा। अच्छा, अब ये है कि ये खुशाइंद बात ये है कि फील्ड मार्शल जो हैं, उन्हें भी क्रिकेट से लगाव है और दिलचस्पी है, हाँ जी। लगाव है और जहाँ वो जो है वो मुल्क के डिफेंस को मजबूत करने की बात करते हैं, वहीं उनको मुल्क के जो खेल है और क्रिकेट है ख़ास तौर पे और अपनी टीम के साथ-साथ क्रिकेट टीम भी जो है एक मजबूत टीम देखना चाहते हैं ज़ाहिर-सी और बात वो है। उनकी गुड। एक्साइटमेंट भी है। उनकी ये खुशी का इज़हार है कि वो बराह रास्त उन्होंने खुद जो है टीम को मदऊ किया और उनके साथ वक़्त गुज़ारा और उनके साथ ग्रुप फ़ोटो बना वेरी और नाइस। बड़ा एक ज़बरदस्त मनाज़र थे और कहीं न कहीं ये मनाज़र जो है ख़ास तौर पे फ़ील्ड मार्शल की अंडर 19 चैंपियंस के साथ ग्रुप फ़ोटो और उनसे मिलना और उनके साथ जो फ़ोटो सेशन है, ये तस्वीरें कहीं न कहीं बहुत कहाँ तकलीफ़ दे अदियाला जेल की बात नहीं, करना नहीं, नहीं, चाह रहे हैं आप? मैं नहीं, मैं मैं तकलीफ दे नहीं, क्यों नहीं, नहीं, होगी मैं किसी बॉर्डर को? पार की बात कर रहा हूँ। मिस आप तो अच्छा, निकलते नहीं ठीक ना, है, आपका तो ठीक है। ओढ़ना, बिछौना, हाँ, उस तरफ सोना, तो जस्टिफाई होता है। जागना, कॉफ़ी, चाय, नाश्ता आप तो कोई अडयाला डबर रोटी जो है ना वो ढूँढें कि कोई अडयाला मक्खन मिल जाए, कोई अडयाला डबर रोटी मिल जाए, वो खाना शुरू कर दें आप। अच्छा, कोई ब्रांड आ अब जाए। मैं जो है ना मसला ये है, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की आप। इंडिया की, ठीक। कि वहाँ पे जो है ना ये तस्वीरें, ये हैंडशेक जो है ना, ये बिल्कुल जो है कोई राइफ़ल के फायर की तरह और किसी तलवार के वार की तरह और ऐसे नागवार गुज़र रहा होगा, ठीक है? और ये देखिए कि यही मुलाकातें जो हैं वो नरेंद्र मोदी कर रहा होता, अगर खुदा ना ख़ास्ता उस दिन हमारा डे ना होता। तो चलिए, ये तो फिर कहीं न कहीं तो इसकी जो है वो हीट इम्पैक्ट है। और इसकी तकलीफ़ और वो तो हो रही होगी ना कहीं न कहीं।
आप तो कितना खुश हैं? अलबत्ता ये है कि ज़ाहिर है हमारी टीम जीती है। जैसे किसी घर में कोई फूफो हम होती है और वो नहीं, ऐसे नहीं, खुश हो जाती है, फूफो नहीं होती किसी घर की में बच्ची की देखें, शादी टूट जाए फूफा भी होता है, फूफा भी होता है, खाली तो फूफो नहीं होती हर जगह पे, फूफा भी होता है। तो हम जो है ज़ाहिर है कि एक मर्तबा फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं जी, अंडर 19 टीम को, इस उम्मीद के साथ कि यकीनन ये तो पहला कंटिन्यू करेंगे पहला सीरीज इसी मार्का था तरह। कि इसी टीम ने उतरना हाँ, ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप बस के लिए। तो अगर वर्ल्ड कप लेके आते हैं तो इंशाल्लाह, फिर तो हम दोनों दैट्स भी मिलेंगे ग्रेट। टीम से। ये नहीं हो सकता तो कि फिर चले हम फिर दोनों ना हम भी मिलें। मिलेंगे और हमारा बिल्कुल, मिलना टीम के साथ इज गोइंग टू बी बिल्कुल, अमेजिंग, ज़ाहिर है, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल, आउट ऑफ द ब्लू आई वुड से। यस, सो प्लीज अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो वर्ल्ड कप जीत कर जीत के आए। लेके। चलिए जी। सर, मिस शहरबानो की बात करूंगी जो कि एएसपी पुलिस है लाहौर में, अब तो गालिबन पोस्टेड एसपी है। एसपी हो गई हैं गालिबन, शहरबानो नकवी, यस, एसपी पुलिस एसपी माल्टन प्रमोटेड, है गालिबन। यस, टू एसपी रैंक, हुँ। और लाहौर पुलिस लाहौर में पोस्टेड है। ये बताएं, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें कोई वाकया हुआ है, उनको कोई कॉल आ जाती है, कोई इंसिडेंट होता है, वो शेयर करी होती है और उसके हवाले से कुछ वो वायरल हो गया है। क्या है, क्या वो माजरा? अच्छा देखें, वो असल में ना फिर अब लोग पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया है, उसको आप कैसे अदरवाइज़ लोग भूल जाते हैं कि शहरबानो नकवी ने एक ख़ातून की जान बचाई थी और वो इतना अजीबो-गरीब इंसिडेंट हो जाता अगर ये बर वक़्त ना पहुँचती और उसमें सबसे ज़्यादा जो इश्यू था हमारे लिए कि वो ख़ातून का जो लिबास था उस पे कोई अरेबिक हरूफ लिखे थे। चाहे उनका मतलब जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थी हलवा कोई? था या कुछ जी भी जी। इस तरह का था कि किसी स्वीट जो है उससे रिलेटेड वो लेकिन अरेबिक लैंग्वेज समझ के वो वहाँ पे कुछ लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बेहुरमती की जा रही है पता नहीं किसी हम्म, अरेबिक खुदा ना खास्ता आयत की या कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई। बड़ा खौफनाक मनाजर थे। तो वो इचरे का वाक़या है, आपको याद होगा और एक दुकान के अंदर वो हमने सेशन भी किया था उनके उस साथ। मैसूर किया जी जी बिल्कुल। उन उस खातून को और वो फिर वो जो बर्गर शॉप वाला था उसकी बड़ी जुर्रत हिम्मत थी मगर फाइनली उस मॉब से उस हजूम से जिस ऑफ़िसर ने खातून ऑफ़िसर ने निकाला उस खातून को वो शहरबानो नकवी थी। उस वक़्त भी ग़ालिबन ये एएसपी माल्टन थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप उनकी उस कारकर्दगी को ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो शादी के बंधन में बंधी तो ज़ाहिर-सी बात है वो पहले से पॉपुलर थी तो वो भी बड़ी वायरल थी उनकी शादी सोशल मीडिया पे। अच्छा अब थोड़ा-सा ये है कि हम अमूमन होता है कि किसी एसपी रैंक के और एसएसपी रैंक के इवन डीआईजी से कभी हम कोशिश करते हैं इंटरव्यू करने की या पॉडकास्ट करने की, आपके शो के लिए रिक्वेस्ट करने की, तो उन्हें इश्यू आता है परमिशन का कि हाई अप से ना परमिशन जो है वो लेना पड़ती है, उसके बगैर जो है वो इंटरव्यू नहीं जी दे बिल्कुल। सकते। मगर शहरबानो नकवी जो हैं इस हवाले से, वो थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि उन्हें कोई इश्यू नहीं है। फ्लेक्सिबल रही इससे हैं, पहले हाँ जी। एक और थी जो है वो खातून एसएसपी ग़ालिबन अनूश अच्छा वो भी उनका, उनकी अपीयरेंस भी रहती थी हाँ जी। मुख्तलिफ़ शोज़ में ख़ास तौर पे जब बानी चेयरमैन पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई की ख़वातीन के साथ जेल में पता नहीं कुछ हो गया है और पता नहीं क्या वाक़या हुआ है। तो वो उनकी अनूश की वज़ाहत आई थी जो उनकी, है हाँ ना वो जी। सरबराही में एक ख़वातीन पुलिस ऑफ़िसर्स का एक जो टीम है वो जेल के अंदर गई और उन तमाम लोगों को जिनमें ग़ालिबन आलिया हमज़ा और उससे पहले जो एक ख़ातून थी महज उनकी अभी रिहाई हो चुकी है टाइप सनम जावेद भी शायद अंदर थी। तो इन सब को मिलके इनका इंटरव्यू करके आई थी और आके फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था हुआ। यानी कि उन ख़वातीन ने कुछ इस तरह का इल्ज़ाम क्लियरेंस कर लगाया दी यानी उन्होंने, हाँ क्लियर कर जी। दिया। अच्छा, तो शहरबानो नकवी जो हैं वो अक्सर अच्छा उनकी अपीयरेंस जो है अच्छा इससे पहले भी एक आध मर्तबा उनका एक स्टेटमेंट आया जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया और बड़ा जो है ना उस पे जनाब शायद कुछ इनके जो हाई अप्स हैं, ऑफ़िसरान हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कुछ सरज़निश भी शायद की सुनने में आया जब इन्होंने ये कहा कि अगर कोई आपको रोके राइट। और गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश करे तो आपने उसे तलाशी नहीं लेने देनी और आपने 15 पे कॉल कर देनी है। और ग़ालिबन सिर्फ़ सीएनएसी तक चेक करवाना है टाइप इस तरह का कोई जी, स्टेटमेंट कुछ दिया। ऐसा था उनका। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि जिसको भी किसी ने रोका किसी नाके पे तो उसने 15 पे कॉल कर दी। अब वो अजीबो-गरीब माहौल बन गया वहाँ। फ़ायदा 15 की एक नई कॉल शुरू हो ठीक, गई। ठीक। अच्छा उस पे फिर थोड़ा बहुत ये बैक फुट पे गईं
अभी ये एक कोई पॉडकास्टर हैं, अब तो इस दौर में किसी को सीनियर जूनियर कहना वो माने नहीं रखता। अब तो जिसके पास माइक है वो साफ़ी भी है, पॉडकास्टर भी है। नॉलेज है या नहीं है इससे कोई सरोकार नहीं है। आपने वो अच्छे कपड़े पहनने हैं, बाल बनाने हैं और माइक जो है वो सीधा करके बैठ जाना है, ठीक है। अच्छा अमूमन ये होता है कि क्वेश्चन जो है ना वो मेहमान खुद ही बता देता है आके 4-6 यार ये वाले पूछ लें। ये भी स्क्रिप्टेड होता होता है, है। एग्ज़ैक्टली। राइट। तो वो जो है वो जो होस्ट साहब हैं तो वो बात कर रहे थे, वो करते-करते एकदम और वो ग़ालिबन शहरबानो नकवी का जो ऑफ़िस है, उसमें वो पॉडकास्ट हो रहा था, ओह! उस ओके। ऑफ़िस में। ठीक, ठीक। तो उनके मोबाइल पे एक कॉल आती है। अमूमन होता है कि हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो मोबाइल हम अपने साइलेंट कर देते हैं। एरोप्लेन मोड पे लगा देते हैं या जी, जी। साइलेंट कर देते हैं। मगर वो चूँकि एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे हैं और ऑन ड्यूटी और ड्यूटी में राइट। से ही उन्होंने वो टाइम निकालना है 1 घंटा, बिल्कुल दुरुस्त। आधा घंटा इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल दुरुस्त। तो उस मौके पे दिन भर की पार्टियाँ सुन के और साइलों को अटेंड करने के बाद हुँ। और थक हार के शहरबानो नकवी जो है ना बेचारी वो इंटरव्यू देना शुरू किया। अब उन्हें उनके एक डोमेन में जो पुलिस स्टेशन है उसका एक एसएचओ की कॉल आती है और वो कॉल फ़ौरन वो देखती है तो वो कॉल उठा लेती हैं। अच्छा अमूमन होता है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो जब कॉल आती है या आप रिकॉर्डिंग रोकने का कहते हैं तो कैमराज़ ऑफ कर दिए जाते हैं। ये एक ब्लंडर है। कैमराज़ दैट्स अगर आप अभी मुझे कहें कॉन्फिडेंशियल। जी 1 सेकंड मुझे कॉल आ गई है या मैंने 1 हाँ सेकंड जी, के तो ऑफ द रिकॉर्ड हो हम जाता है वो। कैमरा ऑफ कर देंगे ना, जो उस चीज़ को तो हम ऑन एयर नहीं करेंगे। राइट, उस नॉट अलाउड। उस ब्रेक के यस। दौरान जो गुफ्तगू अच्छा वो हुआ ये कि वो कॉल सुनती हैं और वो बड़ा उनके चेहरे के तासुरात एक थोड़े से परेशान कुन जैसे कोई इस तरह की इत्तला आती है। वो कहती क्या हुआ? मर्डर हो गया? उन्होंने कहा जी मर्डर हो गया। अच्छा। अरे वो आपने पकड़ लिया, बंदा भी पकड़ लिया? अच्छा वेल डन बंदा पकड़ लिया, वेरी गुड। चले मैं अभी आ रही हूँ। वो वहीं पे रुकती है, जो उनका उठना, मोबाइल पकड़ना, उस एसएचओ को कहना कि मैं अभी आ रही हूँ, ये सब जो है रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि नहीं ठीक। होना चाहिए। जो कि अगर हो भी गया है तो उसे एडिट हो जाना चाहिए। ये ये लाइफ वाक़या तो है ही नहीं। ये वाक़या ही निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब उन पे तनकीद भी इसीलिए शायद हो रही है कि उन्होंने वो जो ऑफ द कैमरा जो उनकी गुफ्तगू है वो भी ऑन एयर करवा दी। ये अब उनकी मर्ज़ी से हुई या उस मेज़बान पॉडकास्टर ने एडिटर को कहा कि नहीं काटना कुछ नहीं है। अच्छा फिर यहाँ तक वो कहती हैं कि मैं 1 घंटे में वापस आ रही हूँ। वो किस एरिये में मर्डर हुआ था? मर्डर हो गया क्राइम सीन पे ज़ाहिर है एसपी हैं, वो जाएँगी। अलबत्ता ये है कि कातिल उस वक़्त का गिरफ्तार हो चुका है। तो उसकी डिटेल शायद उन्होंने बता दी, नहीं बताई तो बता देनी चाहिए कि वो कौन-सा वक़्त हुआ था, उसकी टाइमिंग वाक़ई वो थी जिस वक़्त वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। अलबत्ता वो जाती हैं। उसके बाद जो है ना वो एक 1 आवर लेटर का एक जो है ना उस पे चलाया जाता है। पॉडकास्ट के दौरान ही और वो फिर वापस आके बैठ गई हुई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको कोई इतना मायूब और इसको इतना कोई जो है ना एक ड्रामाई एक्ट भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जिस अलबत्ता पोज़ीशन पर है दैट्स नॉर्मल फॉर अलबत्ता हर। मेबी फ्लो में उन्होंने वो कर दिया और उन्होंने वो वन अप और मेबी शहरबानो नकवी को ये पता भी ना हो इस चीज़ का कि कि ये इन्होंने मेरा ऐसे ये वाला किया है। पोर्शन भी चल जाएगा, ऑन एयर कर हाँ, क्योंकि देंगे, ये तो मेबी। एडिटिंग का कमाल है ना और कि वो इन्होंने ऐसे उस किया है। उस भाग-दौड़ में और उस परेशानी में और उस क्राइम सीन को वॉच करने के लिए टाइमली पहुँचने के चक्कर में वो ये उन्हें कहना भी भूल गई, वापस आई कि सॉरी मुझे जाना पड़ गया, तो उसने भी कहा जी नहीं ये तो आपका फ़र्ज़ है, बड़ा आपने फ़र्ज़ निभाया है और आप गई हैं। और उसके बाद जो है वो ऑन एयर कर दिया जाता है। अगर तो ये इस तरह का मामला है कि एसपी शहरबानो नकवी की मर्ज़ी के बगैर वो वाला पोर्शन ऑन एयर किया है, तो ये एक सहाफ़ती बददयानती है क्राइम है। उस प्रोड्यूसर की तरफ से, जी। उस प्रोडक्शन या चैनल की तरफ से और उस मेज़बान की तरफ से। और अगर उन्होंने मेहमान को एतमाद में लिया और कहा है कि हम ये वाला आपका जो ये वाली मूवमेंट है और ये वाला लम्हा है और ये वाला जो आपका एक्ट है ये हम चलाना चाहते हैं और उन्होंने इजाज़त दे दी है तो फिर उन्होंने मासूमियत में इजाज़त दे दी है। उन्हें शायद इस बात का अदराक नहीं है कि अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे किस किस तरह के ट्रोलर और किस तरह के जो है ना वो कुंदज़ेन लोग बैठे हुए हैं जो इस मामले को एक किसी फ़िल्म का शूट कह देंगे, किसी ड्रामे का सीन कह देंगे
और इसको फिक्स पॉडकास्ट कह देंगे और इस पॉडकास्ट के इस वाले कंटेंट को ख़ास तौर पे स्क्रिप्टेड कह देंगे। तो ये कहना बहुत आसान है। तो हाँ, बतौर जर्नलिस्ट जितना मैंने मीडिया किया है, ये वाला पोर्शन जो है ये हज़फ़ हो जाना चाहिए। उनकी जो फ़र्ज़ शनासी है वो रिकॉर्डेड इस प्रोग्राम्स तरह तो के ट्वीक एक हो सकते एक हैं। लम्हे के इस एक्ट से शायर बानो नकवी ने नहीं बताना कि वो कितनी ज़िम्मेदार पुलिस ऑफ़िसर है और कितनी नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है? ऑब्वियसली। वो तो एक उनके क्रेडिट में इतना बड़ा जो है वो इंसिडेंट और जिसको उन्होंने सँभाला बर वक़्त हाज़िर दमाग़ी के साथ जिस पर अगेन जैसे हम टीम की बात कर रहे थे मुझे जो याद पड़ता है फ़ील्ड मार्शल जो हैं, उस वक़्त के चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ ने बुला के मुलाकात की और सर पे हाथ रख के शाबाश दी और पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने हमने सब ने अपने शोज़ में बुलाया बड़ी ख़्वाहिश के साथ और बल्कि आपको राइट। याद होगा हमने तो समा ऑफ़िस में उनके एज़ाज़ में एक लंच रखा बिल्कुल और दुरुस्त। वहाँ हमने रिकॉर्डिंग भी की और उन्हें एप्रिशिएट किया हुँ, और उनकी बहादुरी की दाद दी और उनसे वो एक-एक लम्हा हमने हुँ। खाने की टेबल पे बैठ के सुना ऑफ द कि रिकॉर्ड भी सुना, हाँ वो जी। क्या लम्हा था, कॉल कैसे आई, किस तरह राइट। मेंटली आप तैयार होके गईं, वहाँ पे माहौल कैसा था, हालात क्या थे, लोगों की आँखों में क्या था, किस हद हुँ, तक मॉब जो है वो उसका गुस्सा कम था, नहीं था, रिस्क था, कितने लोगों के साथ गई, सारी स्टोरी। टाइमिंग क्या थी, तो सारी स्टोरी हमने उनसे सुनी और दुनिया भर ने उन्हें एप्रिशिएट किया और ग़ालिबन उनके लिए कोई किसी एज़ाज़ का ऐलान भी किया गया। तो ये वाला जो पॉडकास्ट है अलबत्ता फ़िलहाल जो है ना वो उसको लेके ख़ासा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो चलें ये कोई 2-4 दिन की बात होती है। तो आगे शहरबानो नकवी फिर कोई छक्का मारेंगी। तो ये भूल जाएँगे लोग कि ये भी हुआ था। चलें, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर आज की इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपने शेयर की। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।